और सुनो, यूपी में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया है। अवमानना के एक मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को तलब यहां पर किया गया है। आदेश का पालन न होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 फरवरी को अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को वित्त को तलब यहां पर कर लिया है। बुलेटिन में आपको तमाम बड़ी खबरें आज की दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबर। लापरवाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन। यूपी कैडर के आईएएस अभिषेक सिंह निलंबित 3 महीने से गायब चल रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचेंगे सीएम। त्रिपुरा से लौटकर जीआईएस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने की बड़ी बैठक। G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ किया मंथन। भदोही पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया रात्रि विश्राम। आज जिले में विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी। लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात। प्रदेश कार्यकारिणी के नामों पर हुआ मंथन। शिवपाल के निजी आवास पर दोनों की मुलाकात। सपा के प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल के बेटी आदित्य यादव को मिल सकती है जगह। जल्द ही सपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट हो सकती है जारी। राहुल गांधी के सीएम योगी पर बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी ने क्या सोचकर ऐसा बयान दिया, वही जान सकते हैं। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने की बयान पर माफी मांगने की मांग। बोली अब राहुल को रेस्ट की जरूरत है। राहुल गांधी पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी साधा निशाना। कहा जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने की लखनऊ का नाम बदलने की मांग। कहा लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए। सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की सरकारी विभागों की समीक्षा बैठक। सड़कों के बेहतर रखरखाव के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा। राहुल गांधी पर भी किया पलटवार। सीएम योगी के काम और उनके विजन की तारीफ की। मथुरा में मंत्री ए के शर्मा ने किए बांके बिहारी के दर्शन। अमृतकाल बजट संगोष्ठी में की शिरकत और युवाओं को बजट में शामिल योजनाओं की दी जानकारी। यमुना एक्सप्रेसवे पर कार से घसीटे जाने वाले शख्स की हुई पहचान। पुलिस ने मृतक शख्स की पहचान का किया दावा। इटावा का रहने वाला रिछपाल नौकरी के लिए घर से निकला था। वाराणसी में बीएचयू का लोगो लगी कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी कार ड्राइवर नशे की हालत में मिला। सीतापुर में 3 गाड़ियां पलटी। गन्ने से लदे ट्रक की टक्कर से हादसा। गाड़ियों के नीचे दबे करीब 10 लोग। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सीतापुर में सड़क हादसे में गई पूर्व प्रधान की जान। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से लालूराम यादव की मौत। सिंधोली कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। आगरा में 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की घटना। कंप्लेंट टूटने से हुआ था हादसा। एटा में पुलिस ने लुटेरों को दुल्हन के गैंग का किया पर्दाफाश। ऑनलाइन शादी का विज्ञापन देकर उम्र दराज कुवारों को फंसाने की रची जाती थी साजिश। शादी के नाम पर वसूली जाती थी मोटी रकम। त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी। आज भी कई चुनावी जनसभाएं। प्रचार के पहले दिन सीएम ने कांग्रेस पर बोला था तीखा हमला। अडानी विवाद पर संसद में संग्राम के बीच आज दोपहर लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। आपकी जेब पर ईएमआई का बोझ बढ़ेगा या घटेगा, आज मौद्रिक नीति के ऐलान पर नजर। ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक करेगा बड़ा फैसला। एमसीडी में मेयर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने खटखटाया दरवाजा। चुनाव के 2 महीने बाद भी नहीं चुना जा सका है मेयर। 25 फरवरी को होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। देश के राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम में होंगी मुख्य अतिथि। एमपी के सागर में रविदास जयंती का आज होगा आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे शामिल।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से 31 लाख 65 कैश बरामद। दो दिन की खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। शहर के मुख्य चौराहों पर हुआ सीएम का भव्य स्वागत। बागेश्वर के दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। जोशीमठ आपदा पर मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी जानकारी। कहा, जोशीमठ में पिछले कई दिनों से हालात सामान्य, पानी का रिसाव भी हुआ काफी कम। नैनीताल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जोशीमठ आपदा पर दिया बयान। कहा, सरकार आपदा को लेकर सतर्क, हम सब मिलकर कर रहे काम। जोशीमठ में शासन की कार्य प्रणाली पर खड़े हुए सवाल। सिंघार और डोडिल में खिसक रहे बोल्डरों को पाइप लगाकर रोका गया। सिंघार में 15 और डोडिल में 11 परिवार खतरे की जद में रहने को मजबूर। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिकों ने जताई है चिंता। हिमालय क्षेत्रों को भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन बताया। कहा, हिमालय क्षेत्रों में आ सकता है भूकंप। एनजीटी के निर्देश के बाद मसूरी झील से टैंकरों को पानी की सप्लाई पर लगी रोक। मसूरी में होटल व्यवसायियों के सामने मंडराया पेयजल का संकट। हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में मिली सरकारी दवाइयां। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। गड्ढा खोदकर दवाई की दवा हुई बरामद। रुड़की में महिला ने की खुदकुशी। सिंचाई विभाग में तैनात महिला ने पंखे से लटक कर दी अपनी जान। फांस पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। रामनगर में रिजॉर्ट कर्मचारी ने अज्ञात कारणों के चलते खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। हल्द्वानी में सीएम धामी ने करोड़ों रुपए से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा की। देहरादून में पुलिस ने फर्जी क्लिनिक का किया खुलासा। फर्जी बीएसएस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामनगर में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नौकरियों में घोटाले को लेकर कहा, सरकार पारदर्शिता से काम करना चाहती है, इसलिए सारी गड़बड़ियां आ रही हैं सामने। केदारनाथ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन पहले से तैयारियों में जुटा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास। पिछली बार 156 यात्रियों की हार्ट अटैक और ठंड से हुई थी मौत। उत्तरकाशी के सीरी गांव में मां ज्वाला राजेश्वरी देवी के दर पर भक्तों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने लिया ज्वाला माता का आशीर्वाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को श्री दरबार साहिब में टेका मत्था। श्री दरबार साहिब की श्रीमंत देवेंद्र दास जी महाराज से की शिष्टाचार भेंट। यूपी में सीधा रुख कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की भव्य मूर्ति के अनावरण से पहले ही लखनऊ का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर भाजपा सांसद खुलकर अब सामने आ रहे हैं। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तो वहीं राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी है। इसको लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात करने की भी बात यहां कही जा रही है। तो लखनऊ का नाम बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। भाजपा सांसदों ने इसकी मांग कर दी है। लखनऊ का नाम 1775 में लखनपुर, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को लखनऊ दिया था और लक्ष्मणपुर के नाम से वो जाना जाता था। बाद में वो लखनपुर के नाम से जानने लगा। और जब 1975 में 1775 में जब मुगल शासक काल थे तो उसका नाम बदलकर उसको लखनऊ कर दिए थे। और आज अमृत काल में आज भी हमारी मानसिकता अगर गुलामी में रही,
हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है, देश की जनता। अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। मैं ख़त भी लिखूँगा, व्यक्तिगत तौर से वार्ता भी करूँगा कि अकेले लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे नाम हैं जो कि गलत तरीके से बदले गए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की है, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की है, उन सब के नाम बदले जाने चाहिए। और आदरणीय योगी जी हैं तो सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुमकिन है। इसको लेकर के मैं सीधा रुख करूंगी अविनाश तिवारी जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लखनऊ का नाम बदलने की मांग की जा रही है भाजपा सांसदों की तरफ से, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं, क्या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, पहले मुख्यमंत्री भी लखनऊ के नाम को लेकर के बोल चुके हैं कि ये लखनपुरी है, लखन ने बसाया था। इसके बाद अब बात करें तो सांसदों ने भी मुहिम थोड़ा तेज कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे भगवान लक्ष्मण के भव्य मूर्ति का अनावरण होना है, उसके पहले 3 सांसद निकलकर सामने आ गए हैं जो लगातार मांग को चेंज करने की अपील कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिनके साथी सांसद हैं वो भी इसमें आए। हमारे साथ इस वक्त मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों से अपील की जा रही है, आपके साथी सांसद ये अपील कर रहे हैं कि इस मुहिम में आए और लखनऊ का नाम बदला जाए, न सिर्फ लखनऊ का बल्कि इस तरीके से जितने नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शहरों के नाम बदले जाए। देखिए, शहरों के नाम है, स्थानों के जो नाम हैं वो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। अब मैं बिहार में बहुत समय रहा हूँ, वह बख्तियारपुर हमको क्या याद दिलाता है, वो तकलीफ देता है। नालंदा को उसने नष्ट किया, विश्वविद्यालय को। तो या जैसे अयोध्या था को फैजाबाद कर दिया था, या प्रयाग का इलाहाबाद कर दिया था। ये नाम हमारी परंपरा से कटे हुए नाम थे। प्रयाग है, अयोध्या है, इस देश की जो सांस्कृतिक जो वैशिष्ट्य है उससे जुड़े हुए नाम है ये। और ये नाम कोई हिंदू मुस्लिम या इस प्रकार की बात नहीं है, ये जो परंपरा हमारी है उसका जुड़े हुए नाम, इसलिए उनका बदला जाना उचित था। और इसलिए ये भी जो प्रस्ताव है या जो आग्रह है, मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं कि लखनऊ लक्ष्मण जी ने बताया, राम के छोटे भाई ने बताया। और लखनऊ में देखा जाए तो नाम में लक्ष्मण जी का लखनऊ ऐसा नाम भी आता है। तो ये उचित मांग है और ज़रूर अपनी परंपरा से, अपने गौरव से जोड़ने के लिए इस प्रकार के नाम परिवर्तन किए जाने बहुत ये उचित हैं और उनको किया जाना चाहिए। आप अपने साथी सांसदों के साथ आगे इस मुहिम में बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथी सांसद कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है और गुलामी की जो दास्ता है उसको पीछे छोड़ी जा रही है, तो लिहाजा नाम बदलना उचित होगा। हाँ ज़रूर, मैं भी जुड़ूंगा, मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम भी आग्रह करेंगे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो भी जो है हमारी अयोध्या, राम राज्य, इन सब से उनकी स्मृति दिलाए। लक्ष्मण के ऊपर उनका नाम होगा उस स्थान का, लखनऊ का, तो निश्चित रूप से हम लोग उस सारे सांस्कृतिक वैभव से जुड़ेंगे। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि नाम बदलने के सिवा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, चाहे पहले इलाहाबाद का नाम बदला हो या फैजाबाद का नाम बदला हो, क्योंकि ये लोग नाम इसलिए बदलते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इन सब चीज़ों को छिपा सकें। देखिए, ये सब तो एक अनावश्यक बात है। सब जानते हैं सरकारों ने कितना ज़बरदस्त काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, लेकिन ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम जो है यदि अपनी परंपरा पर, अपने इतिहास से कोई बोध नहीं ले सकते तो हमारे लिए ये भी एक शर्मनाक बात है। ये तो विकास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी परंपरा के ऊपर अभिमान का भाव ये वास्तव में विपक्षियों जो दल है उनके अंदर रहा ही नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने योगा को प्रतिष्ठित किया सारे संसार के अंदर, या हमने जो है हम जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा विचार है उसके विषय में दुनिया को जागृत किया, या हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, हमने जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इन बातों को दुनिया को बताया। तो ये चीज़ें जब तक हम बताएंगे नहीं, स्वयं से हम स्वाभिमान के साथ जब तक खड़े नहीं होंगे तब तो दुनिया भी कैसे जानेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, हमको गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं उनसे क्रमशः हमको मुक्त होना चाहिए। सर, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? जैसे प्रयाग किया गया, इलाहाबाद का नाम, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, अब लखनऊ के नाम को लेकर के मुहिम चल रही है, तो आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, भारत की बड़ी श्रेष्ठ परंपरा रही है। उसने दुनिया को प्रेम का, दुनिया को सबके साथ रहने का, सर्वधर्म समभाव का, पर्यावरण के साथ उसका ध्यान रखने का, प्रकृति को माँ की तरह पूजा करने, ऐसे बहुत सारे विषय हैं
जो भारतीय परंपरा से, भारतीय संस्कृति से निकल करके आए। हम जब इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो भारत का जो नैरेटिव है वो सबके ध्यान में आता है, जो अब तक ध्यान में नहीं आता। अविनाश, ठीक है, और आपने इसलिए इसका बातचीत की उद्देश्य और यही इससे है ये समझ में कि आ रहा लोग है कि भारत को भाजपा समझें, सांसदों की भारत तरफ से इस मुहिम को अब और तेज किया जाएगा कि लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के, क्योंकि अब भाजपा सांसद की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी नाम बदले गए हैं, अब लखनऊ का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया जाना है। उससे पहले लखनऊ का नाम बदलने की मांग यहाँ पर हो रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि कल लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई है और माना यह जा रहा है कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का अब जल्द ही ऐलान हो सकता है। शिवपाल यादव के निजी आवास पर कल देर शाम करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इसमें समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। पार्टी संगठन में शिवपाल के करीबियों को क्या जिम्मेदारी यहाँ पर देनी है, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को जिम्मेदारी देने पर भी बैठक में मंथन हुआ है। माना यह जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 100 लोगों को जगह मिल सकती है। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच मुलाकात हुई है। शिवपाल के निजी आवास पर दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि सपा के प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 100 लोगों को जगह अब मिल सकती है। नई लिस्ट यहां पर जारी हो सकती है। 2024 को लेकर के अखिलेश यादव भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। तैयारियां यहां पर की जा रही है। तो अब देखिए, आपको बता देते हैं कि कैसे हो सकती है सपा की प्रदेश कार्यकारिणी। अब इसमें आप जान लीजिए, देखिए, सपा के प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान अब संभव है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी तैयार करने की जगत में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में 100 लोगों को यहां पर जगह मिल सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने वालों को कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है, ये भी संभव है। प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं को भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। पुराने पदाधिकारी भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल को पहले ही बनाया जा चुका है सपा प्रदेश अध्यक्ष। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कार्यकारिणी यहां पर नई कार्यकारिणी का विस्तार अब किया जा रहा है। 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और उसको लेकर के बैठकें लगातार हो रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मुलाकात हुई, तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ये नई कार्यकारिणी सामने रखी गई है। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में महिलाओं की संख्या भी बढ़ सकती है। पुराने पदाधिकारी भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं ताकि किसी भी तरीके की, किसी भी नेताओं की नाराजगी सामने ना पाए। प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को यहाँ मौका दिया जाएगा और जिन चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है, ये भी संभव है। और इसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर नरेश उत्तम पटेल, जो कि पहले ही सपा प्रदेश कार्यकारिणी बनाए जा चुके हैं, इनके अलावा अब जितने भी नेताएं हैं उन्हें भी यहाँ पर मुख्य जिम्मेदारी अब सौंपी जा सकती है। तो सपा की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान अब संभव है। जल्द ही लिस्ट सामने भी आ जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की तैयारी में समाजवादी पार्टी यहाँ पर अब जुट चुकी है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने, शिवपाल ने मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई और ये तय हुआ कि 100 लोगों को इसमें जगह दी जाएगी, ये संभव है। शैलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, समाजवादी पार्टी अब 2024 को लेकर देखिए तैयारी में जुट चुकी है और अब जानकारी मिल रही है कि प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान जल्द ही हो सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से सोनिका, ये मानकर चलिए आज से कल तक प्रदेश कार्यकारिणी जो समाजवादी पार्टी की है उसका ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई, लगभग आधे घंटे से 35 मिनट जो मुलाकात रही इन दोनों के बीच में, उस मुलाकात के दौरान विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उसमें जो प्रदेश कार्यकारिणी उस पर चर्चा हुई तो ये भी बात उठी कि जो शिवपाल यादव के करीबी हैं उनको कैसे कहाँ पर एडजस्ट किया जाना है, क्योंकि जब शिवपाल यादव ने एक बार फिर से सपा का दामन थामा, फिर से सपा का झंडा उठाया, तो उनके देखिए तमाम ऐसे करीबी नेता हैं, जब शिवपाल सपा से अलग हुए थे तो वो भी उनके साथ प्रसपा का हिस्सा बन गए थे, लेकिन अब वो सब सपा का हिस्सा है, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। दूसरी चीज है शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए इस प्रदेश कार्यकारिणी में, इसके ऊपर देखिए चर्चा हुई है। अगर बात करें अन्य विषयों की तो जो लगातार सूत्रों को लेकर सियासत चल रही है, जो रामचरितमानस को लेकर सियासत चल रही है, उसके ऊपर भी इन दोनों के बीच में बात हुई, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को धार दे रही है और आगामी जो बजट सत्र होगा 20 तारीख से लेकर शुरू होना है, तो अखिलेश यादव पहले ही ये संदेश दे चुके हैं कि वो सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि क्या वो शूद्र हैं, तो इन चीज़ों को लेकर भी वो वहाँ पर बात करेंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, सूत्रों की माने तो इन चीज़ों को लेकर के आगे की किस तरह से रणनीति होगी, किस तरह से चाहे सड़क से लेकर सदन तक जो सरकार को घेरने का काम है, जो अपने संगठन को मजबूत करने का काम है, इन पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। और इसके साथ एक और बड़ी जानकारी देखिए जो सामने आ रही है वो ये कि अब जो बजट
बजट सत्र होगा उसमें शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी की सीट्स हैं सदन में, उनमें सबसे आगे की पंक्ति में नजर आ सकते हैं। इस पर पार्टी में सूत्रों की माने सहमति बन चुकी है और इसको लेकर भी बात हुई। और अब जो 20 तारीख से सत्र होगा उसमें शिवपाल यादव सबसे आगे बैठे हुए सपा के दल में नजर आ सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म मानकर चलिए आप। तो ये वो सारे पहलू थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था प्रदेश कार्यकारिणी, क्योंकि एक ऐसा संगठन तैयार करना जो 2024 में सपा के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों को लाने का काम करे। क्योंकि अगर 2019 के चुनाव को आप देखें तो सपा और बसपा मिलकर लड़े थे, लेकिन तब सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें मिली थी। इस बार दोनों के बीच की जो तल्खी है वो पहले से देखी जा रही है। तो अब सपा को जो अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, यानी जो उसका एक कोर यानी कि चाचा भतीजे अब साथ आ चुके हैं, 2024 को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। बहुत ही शुक्रिया शैलेश, नजर आप बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब खबर संभल से सामने आ रही है। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के घुगैया में पुलिस की मौजूदगी में दलित की बेटी की बारात चढ़ी। गांव के अन्य बिरादरी के लोगों की धमकी के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। दरअसल गांव की रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी की बारात को दबंगों द्वारा रोकने की धमकी की शिकायत करते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद मामला मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। वहीं एसपी ने पुलिस तैनात कर पूरी सुरक्षा में शादी संपन्न कराने का आदेश दिया। दोपहर से गांव में पुलिस तैनात थी। यही नहीं, पुलिस ने ड्रोन की मदद से संदिग्धों पर नजर भी रखी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धूमधाम से दलित की बेटी की बारात यहां पर निकाली गई। दबंगों की तरफ से किसी तरीके की वहां हरकत ना कर दी जाए, किसी घटना को अंजाम न दे दिया जाए, इसको लेकर सुरक्षा की गुहार परिजनों की तरफ से लगाई गई थी बेटी की शादी में। और इसको लेकर के पुलिस की तरफ से मुस्तैदी भी दिखाई गई। पूरे गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई, ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। यानी कि एक अच्छा यहाँ पर अच्छी तस्वीर देखने के लिए मिली। सर आज मैं बहुत खुश हूँ क्या मीडिया वालों ने और पुलिस ने और समाज ने मेरी बारात और गांव वालों ने बारात चढ़वाई है। बड़ी सुख शांति से बारात आई है दरवाजे पे, मेरे पे कोई बात नहीं हुई है। और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ सर कि मुझे मान सम्मान दिया है आप लोगों ने। मैं कोटि कोटि प्रोग्राम करती हूँ। पुलिस का सहयोग पूरा रहा आपको? पूरा रहा पुलिस का सहयोग। पुलिस साथ रही बारात के? साथ रही है पुलिस के, और दोपहर भी आके हमारी सारी वो करी है। और जहाँ से बारात चढ़ना स्टार्ट हुई है हमारे दरवाजे तक पुलिस तैयार रही है। मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सबसे ज्यादा मीडिया वालों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए पसंद मेरा जो उन्होंने राय की है और मैं बहुत खुश हूँ। इस खबरों में आगे रुक करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस दौरान सपा सांसद डिम्पल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि ये कैसा अमृतकाल जहां युवा तरस रहे हैं रोजगार के लिए। इतना ही नहीं, डिम्पल यादव ने कहा कि लोकसभा में जाति जनगणना की जमकर वकालत भी उनकी तरफ से की गई है। तो यहाँ पर देखिए, डिम्पल यादव की तरफ से सरकार पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि ये कैसा अमृतकाल है जहां युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगातार यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामलों, जहां खाद्य पदार्थ के भाव भी बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, वहीं दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत के अंतर्गत कार्ड तो बने हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जैसा कि दानिश सर ने कहा कि डॉक्टर नहीं है अस्पताल। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नाम पर जहां पे लगातार MOU साइन हुए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के MOU साइन हो रहे हैं स्पीकर सर, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतर रहा है। जो सरकार यह दर्शा रही है कि हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं, जो सरकार यह दर्शा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है जहां रोज़गार नहीं है और हम कभी गरीबी नहीं हटा सकते जब तक हम लोग रोज़गार अपने युवाओं को नहीं दें। राष्ट्रपति जी ने कहा कि सबका विकास और सबका साथ की बात भी करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा भेदभाव भाजपा की सरकार, जहां राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की भी बात करी है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई है।
अगर हमें सही मायनों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल उठाया गया निपल यादव की तरफ से, सीधा केंद्र पर यहाँ पर सवाल उठाया है कि ये कैसा अमृतकाल है जहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।